अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज़ फॉर सेल, किसने लेना ले लो। बाकी देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो। वहां पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्स हो जो कि पूरे एरिया को कंट्रोल करे। आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया, ठीक है, आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया। भाई ये किसी के सगे नहीं है, पूरी कौम किसी की सगी नहीं है। ये सब कंट्री बोले मुझे समझ में आती है। अमेरिका बोल रहा है और कह रहा है यू आर लूजिंग ग्लोबल सपोर्ट। भाई तुम्हारे ग्लोबल सपोर्ट का क्या हुआ? तुमने मुस्लिम कंट्रीज में आग लगा दी। तुमने कितने मुसलमान बच्चे मार दिए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। आज तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं। क्या फ्रॉड है। आप ये कह रहे हो कि साहब आप स्टेक बेच रहे हो ऑयल का। ऑयल इज योर स्ट्रेटेजिक एसेट। अब पाकिस्तानी इसको पता है क्या बोलेंगे कि नहीं वो भी हमारे मुसलमान भाई। ये देखो इसका मुसलमान इस्लाम धर्म से इससे कोई लेना देना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जब से हमने वो अमेज़न के गिफ्ट वाउचर के बारे में बातचीत करी है तब से हमें इतना रिस्पांस मिला है। किस चीज का रिस्पांस? सवाल तो बढ़ गए, इंटरेक्शन भी बढ़ गया, लेकिन लोग हमें पैसा भेज रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई मैं अमेरिका में रहता हूं, कोई कह रहा है मैं जर्मनी में रहता हूं, कोई कह रहा है स्विट्जरलैंड में रहता हूं। इतने पाउंड, इतने यूरो जो हमारे भाई हैं भारत में, आप उनको गिफ्ट बांटो। कोई बात नहीं, गिफ्ट बांटो, हम आपको पैसे भेज रहे हैं। मतलब पैसे हमें खर्च करने थे, आप लोग क्यों खर्च कर रहे हैं पैसा? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, अ वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, यानी कि इस महीने के अंत में बताऊंगा वो क्या सरप्राइज है। और जितने भी पैसे आ रहे हैं इस मामले के लिए, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कि वो है क्या। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान की खबर से शुरू करते हैं। पनौती पाकिस्तान, हैशटैग पनौती पाकिस्तान। सऊदी अरामको जो ऑयल की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है, वो कह रही है कि पाकिस्तान ऑयल कंपनी में वो लोग 40% का स्टेक खरीदेंगे। अरामको के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यासिर मुफ्ती ने बातचीत करी है और साइन करा है अग्रीमेंट लाहौर बेस्ड गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के खालिद रियाज के साथ। अरामको की पहली एंट्री है पाकिस्तानी फ्यूल रिटेल मार्केट में और अरामको कह रहा है कि 40% हम पाकिस्तान की इस कंपनी का खरीदेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तानियों को, आप इसको यह मत समझना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी ये कुछ चीजें होती हैं जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स होती हैं। आप किसी और मुल्क के हाथ में ये सब नहीं दे सकते, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करवा लो, लेकिन आप कह रहे हो आप स्टेक बेच रहे हो, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि साहब आप स्टेक बेच रहे हो ऑयल का। ऑयल इज योर स्ट्रेटेजिक एसेट। अब पाकिस्तानी इसको पता है क्या बोलेंगे कि नहीं वो भी हमारे मुसलमान भाई। ये देखो इसका मुसलमान इस्लाम धर्म से इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मुल्क का इसीलिए बेड़ा गर्क है क्योंकि आपने पाकिस्तान को तो नाली में डाल दिया और सब बन गए नमाजी पाकिस्तान में। ओ भाई मुल्क को उठाओ नाली से, खत्म हो जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। आधा बन गया बांग्लादेश, आधा बन जाएगा बलूचिस्तान, आधा बन जाएगा जनूबी पंजाब, आधा बन जाएगा सिंधुस्तान, आधा बन जाएगा ग्रेटर अफगानिस्तान। फिर यहां पे आरती उतारते रहना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं डोंट सेल दिस। और आप लोग जो कह रहे हो कि सऊदी अरामको 40% खरीदेगा, यार अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स कौन बेचता है यार। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी स्टोरी पे। फारूक अब्दुल्ला ने यह बोला है लेट जम्मू एंड कश्मीर गो टू हेल। कहने की बात यह है अब्दुल्ला साहब की कि जम्मू और कश्मीर जहन्नुम में जाता है तो जाए, कल जाता है अभी जाए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपने तो पहले उसको जहन्नुम में भेज दिया भाई। आपने और मुफ्ती परिवार ने ऐसा क्या करके छोड़ा है जम्मू और कश्मीर में कि वो जहन्नुम नहीं है। आतंकवाद कब शुरू हुआ था वहां पे? दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन कब शुरू हुआ, उनका नरसंहार कब शुरू हुआ? उस वक्त भारत का होम मिनिस्टर कौन था? यह कहना खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तरह कि जाओ गो टू हेल, गो टू हेल, तो ठीक है भैया, उस हेल में भेजने में आपका क्या योगदान था, जरा ये भी तो दोस्तों को बताइए। अच्छा दोस्तों, आप सबको कश्मीर के बारे में तो पता है, पर अगर आप कश्मीर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं जो कुकू एफएम पर अवेलेबल है। टेरर इस शो का नाम। यह कहानी है कश्मीर की दुनिया के स्वर्ग की, स्वर्ग जिसे कुछ लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए नर्क बना दिया। 1990 के दौर में पंडितों को एक धर्म के नाम पर सरेआम मारा गया और उनकी जमीन छोड़कर भागने पर उनको मजबूर किया गया। इन सब सच्ची कहानियां
और इतिहास और कश्मीर से निकले गए हजारों परिवारों की कहानी को समेटकर यह ऑडियो शो में डाला गया है। अगर आप कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जिनको आप जब चाहे कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। यानी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ड्राइव कर रहे हैं, कुकू एफएम सुनिए, या फिर रात को नाइट वॉक पर निकले हैं, कुकू एफएम सुनिए। कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन 99 रुपए का है, मगर आप मेरा कूपन कोड TCD50 यूज करें तो आपको 99 की जगह सिर्फ 49 रुपए मंथली में एक्सेस मिल जाएगी। यानी सिर्फ 49 रुपए जैसे अमाउंट में आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का मंथली एक्सेस मिल जाएगा। कुकू एफएम का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन कर दिया है, तो डेफिनेटली जाइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। अच्छा दोस्तों, सीज फायर की बात चल रही है और जबरदस्त सीज फायर की बात चल रही है, ठीक है। आपको पता है कि इजराइल बमबारी कर रहा है, किसकी बमबारी कर रहा है? हमास के क्षेत्र की। पूरे गाजा को उसने निपटा दिया और कुछ उसकी साउथ लेबनान में भी सुनने में आया है कि उन्होंने बमबारी करी है कुछ एरियाज की जहां पे हिजबुल्लाह बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि भारत ने भी इसके फेवर में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, जिसमें भारत ने बोला है कि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर इसमें होगा और इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रुचिरा कंबोज ने यह बात बोली है। और इंडिया वेलकम्स द यूनिटी शोन बाय इंटरनेशनल कमिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड टू एड्रेस द ग्रेव इंप्लीकेशंस ऑफ द वॉर इन दैट रीजन। और भारत ने एब्सटेन कर दिया। यह सब बात हो गई है। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। ये जो पूरी सीज फायर की चीज है ना, इससे दुनिया को घाटा होने वाला है, राइट? आप कह रहे हो सीज फायर करो, सीज फायर करो, भारत भी कह रहा है सीज फायर करो। कोई इजराइल को यह नहीं कह रहा कि ठीक है, हम गारंटी देते हैं कि गाजा से अगली बार आपके ऊपर हमला नहीं होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा। दुनिया में कोई भी मुल्क बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? आप सीज फायर कर दो, ठीक है, मैं भी कहता हूं सीज फायर हो जाए सीज फायर, लेट देयर बी ए सीज फायर। उसके बाद क्या होगा सोचना जरा दोस्तों, उसके बाद होगा क्या? मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या होगा। धीरे 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 दीमक की तरह हमास वापस आएगा और फिर से 7 अक्टूबर होगा। बेगुनाहों की मौत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। यार, वाई शुड द इनोसेंट पीपल डाई? आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो जूस मरे थे 7 अक्टूबर को, वो भी इनोसेंट थे। हमास कैनॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। नो मेंबर ऑफ द हमास कैन बी अलाउड टू ब्रीथ द सेम एयर दैट वी ब्रीथ। ये नॉन नेगोशिएबल है बॉस। अब दुनिया कैसे करेगी, ये दुनिया को सोचना है। या तो आप ये बोलिए कि सीज फायर कराओ इमीडिएटली। जितने भी मुल्क हैं जो इतना बड़ा चौड़ा होकर बोल रहे हैं कि नहीं सीज फायर, ये फंड करें एक यूएन की फोर्स को, ठीक है, और 3 लाख की या 4 लाख की यूएन की फोर्स ये गाजा में जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। अब ये लोग चाहते हैं कि इजराइल जो है अपने हथियार डाल दे, हमास अपने हथियार डाल दे और सब लोग भाइयों की तरह रहें। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये हो किस तरीके से सकता है? मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? कोई इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि ये आएंगे और चुपचाप रहेंगे। चुपचाप नहीं रहेंगे। इनको 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमास को यह बात बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक फिलिस्तीन और इजराइल हो। वो चाहते हैं द एब्सेंस ऑफ इजराइल। वो चाहते हैं खत्म करो, वाइप आउट इजराइल। दैट इज व्हाट दे वांट। आप कैसे कह सकते हैं वहां पे सीज फायर होगा यार? और सीज फायर से आप होगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं, क्या कोई गारंटी देता है इस चीज की? क्या कोई भी गारंटी देता है इस चीज की कि भाई साहब आज के बाद कुछ नहीं होगा? और ये जो मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे 5-6 लाख की फोर्स होगी, हम इसको फंड करेंगे और अगले 25 साल तक वहां पे यूएन की टेरिटरी होगी, वो यूएन कंट्रोल करेगा उसको, यूएन उसको एडमिनिस्टर करेगा। कोई बोलो तो मैं भी फिर आपके साथ आवाज में आवाज मिलाता हूं कि सीज फायर होना चाहिए, इमीडिएट सीज फायर। आर यू डूइंग दैट? यू आर नॉट डूइंग दैट। यू आर जस्ट सेइंग कि लड़ाई बंद करो यार, लड़ाई बंद करो, उसके बाद क्या होगा कोई बात नहीं कर रहा। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये फिर आएंगे, ये फिर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। यही नेतन्याहू का डर है। इसके अलावा उसका कोई डर नहीं है। उसका यह डर है कि आज इनको छोड़ दिया, आज मोमेंटम बना हुआ है, दुनिया कह रही सीज फायर करो, सीज फायर। और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले फिलिस्तीनी है, सबसे चोर, सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले, ठीक है, सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले और फ्रॉड 420 ये हमास वाले, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे यूएन की फोर्स आती है और पूरे गाजा को कंट्रोल करती है, पूरे गाजा को कंट्रोल करती है। यूएन की पुलिस लगेगी, यूएन की फौज लगेगी और यूनाइटेड नेशंस पूरा देखे। और जो कंट्रीज हैं, जो बाइडेन को बड़ी उबाल आ रही है सीज फायर से, भाई पैसा दो, पैसा दो। पूरा कंस्ट्रक्शन का इजराइल ने तो अनाउंस कर दिया कि $4-4.5 अरब इजराइल देगा उसके लिए। सब लोग 1-2 अरब डालो, पूरे गाजा को दोबारा से बनाओ, ये टनल वनल करो सील, और वहां पे 4-5 लाख की फौज डालो जो वहां पे, क्योंकि वहां पे टोटल पॉपुलेशन 25 लाख की है,
आपको 4-5 लाख की फौज डालनी पड़े, फौज में मतलब शामिल सिविल पुलिस, शामिल एवरीथिंग, फायर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, आप सब कुछ करो। और मैं कह रहा हूं भारत को भी योगदान देना चाहिए। अगर ये डील हो गई, भारत भी योगदान दे। भारत कहे कि ठीक है 10 अस्पताल हम बनाएंगे यार, 10 अस्पताल भारत बनाता है, आप बताओ और आपको क्या योगदान चाहिए? यूनिवर्सिटी चाहिए, भारत बनाएगा, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमास को नस्ते नाबूद करो, पहली चीज। और दूसरी चीज, वहां पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्स हो जो कि पूरे एरिया को कंट्रोल करे। आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया, ठीक है, आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया। भाई ये किसी के सगे नहीं है, पूरी कौम किसी की सगी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कहेंगे कि नफरत फैला रहा है, नो नॉट एट ऑल। जाओ कुवैतियों से पूछो, मुसलमान है कुवैती, कुवैतियों से पूछो। जॉर्डन वाले मुसलमान हैं, जॉर्डेनियन से पूछो। इजिप्ट वाले मुसलमान हैं, उनसे पूछो। उनसे पूछो कि एक फिलिस्तीनी को अपनी जमीन पर कदम रखने की इजाजत क्यों नहीं देते ये लोग। तहसीबी मुसलमान थे, तुसीबी मुसलमान है जी, फिर क्यों नहीं दे रही है? Why are they not giving permission to even one Palestinian to settle down on Egyptian soil और Jordanian soil? क्यों? क्योंकि इनको इनकी असलियत पता है। जब इजराइल कहता है तो आप इजराइल को कहते हैं कि ये तो मुस्लिम हेटिंग है, ये तो इस्लामोफोब है, क्योंकि वो यहूदी हैं। लेकिन जब मुस्लिम कह रहा है दूसरे मुस्लिम के लिए, आप कहते नहीं ये तो ठीक ही कह रहा होगा, तो जानता ही होगा। ये दोगलापन है। कम आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी दोस्तों। जब तक आप गाजा को यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो, मैं तो चाहता हूं कि गाजा फाजा सब करो, only one state, Israel. That is my dream, only one state, no Palestine, the entire thing should be Israel. तब जाके आप उस जगह की डेवलपमेंट देखेंगे। सब फ्रॉड है इनका, पैलेस्टीनियंस का। मुझे तो एक आंख नहीं सुहाते जब से मैंने इनकी कहानियां पढ़ी। कुवैत में कुवैतियों ने इनको शरण दी थी, मुस्लिम कंट्री ने इनको शरण दी थी कि आओ हमारे मुसलमान भाई आओ। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अटैक करा, बाद में पता लगा ये सद्दाम हुसैन के साथ मिल गए। जिन लोगों ने इनको शरण दी थी, जिनके बच्चों को स्कूल भेजा, इनके लिए मस्जिदें बनाई, इनके लिए अस्पताल बनाए, नौकरियां दी, इनके लिए सड़कें बनाई, उन्हीं कुवैती शेख थे। उनकी पीठ पर खंजर उतार दिया पैलेस्टीनियंस ने। दोस्तों ये इनकी कहानी है। दोस्तों एक और स्टोरी है कि बाइडेन कह रहा है कि इजराइल को ना ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ गाजा वॉर। ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है, ये कुछ नहीं है, सारी ऑयल की पॉलिटिक्स है, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज ने बोला है कि हम ऑयल का सप्लाई कम कर देंगे, अमेरिका का गला सूख गया, और कुछ बात नहीं है इसमें। एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग, ये पैलेस्टीन जो इशू है ना, ये मुस्लिम स्ट्रीट का एक बड़ा इट्स अ वेरी इमोशनल इशू, ठीक है जी। इजरायलियों ने तो कुछ नहीं करा यार, ये बच्चे हैं इजरायली, दे हैव डन नथिंग। 26/11 के बाद मुल्क अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। तब प्रेशर नहीं था अमेरिका को। 20 साल इन्होंने राज करा अफगानिस्तान में, एक दूसरे मुल्क पे 20 साल, वहां पे हजारों लोग कत्ल कर दिए अमेरिका ने। कोई पूछ रहा है इनसे? वो भी तो मुसलमान थे, किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। मैं यही जानना चाहता हूं कि आलम इस्लाम में इतना दोगलापन और इतनी मुनाफिकत क्यों है? ये मेरा सवाल है यार, कोई सवाल का जवाब दे, लॉजिकल सवाल, ठीक है। गाली गलौज तो फिर सभी करते हैं, लॉजिकल सवाल का जवाब दो ना यार। आप बोलो कि साहब ये स्टोरी है, पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं। अमेरिका इराक के अंदर जाता है, इराक वो मुल्क, सद्दाम हुसैन वो बंदा जिसका 9/11 से कोई लेना देना नहीं है, उसको पता भी नहीं 9/11 हो गया। आप एक सॉवरेन कंट्री के अंदर, वो ठीक है लाख बुरा होगा, मैं कह रहा हूं सद्दाम हुसैन बहुत बुरा आदमी था, आई एग्री विथ यू, ठीक है, लेकिन आपका क्या हक बनता है यार किसी और के मुल्क में घुसना? आपने पूरे इराक को चपटा कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अगर कोई पीस लविंग कंट्री बोले, अगर कोई ऐसा मुल्क बोले जिसने कभी किसी के ऊपर अटैक ना करा हो, अगर ऐसा कोई मुल्क बोले कि इजराइल को बमबारी बंद कर देनी चाहिए गाजा में, तो मैं उससे डिसएग्री करूंगा, लेकिन मैं पॉइंट मतलब इज्जत करूंगा इस बात की यार कि चलो ये खुद तो अमन वाले हैं, खुद शांति वाले हैं, तो इन्होंने बात करी है कि इजराइल को बंद कर देना चाहिए ये सब। तब मैं बात, अमेरिका कह रहा है यार तुमने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है, तुमने पूरे अफगान्स को वाइप आउट कर दिया, तुमने इराक में ऐसा कराया कि आज की तारीख में इराक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया, जो कि एक स्टेबल कंट्री हुआ करती थी। सद्दाम हुसैन लाख बुरा इंसान था, इट वॉज अ स्टेबल। तुमने लीबिया को खत्म कर दिया यार, तुमने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी क्योंकि तुम्हें तेल चाहिए था, तुमने सब कुछ कर दिया। तुम किस मुंह से इजराइल को मना कर रहे हो? इजराइल को वो मना करे, स्विट्जरलैंड मना करे, मैं मानता हूं स्विट्जरलैंड को मना, जर्मनी मना करे, मुझे समझ में आता है, ठीक है। कोई और देश जिसने कभी झगड़ा ना करा हो, जर्मनी का पहले था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके पहले, लेकिन उसके बाद तो जर्मनी हैज बीन अ वेरी पीसफुल कंट्री। जापान बोले मुझे बात में समझ में आती है, ये सब कंट्री बोले मुझे समझ में आती है। अमेरिका बोल रहा है यार और कह रहा है यू आर लूजिंग ग्लोबल सपोर्ट। भाई तुम्हारे ग्लोबल सपोर्ट का क्या हुआ? तुमने मुस्लिम कंट्रीज में आग लगा दी, तुमने कितने मुसलमान बच्चे मार दिए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा।
आज तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं। क्या फ्रॉड है यार ये लोग अमेरिकन, टोटल ब्लडी फ्रॉड्स। ये कह रहा है बाइडेन टोल्ड डोनर्स, ये डोनेशन मांगने गए थे भाई अपने चुनाव के लिए, कि नेतन्याहू को अपनी चेंज करना पड़ेगा स्टांस ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टीनियंस। मैं एक बात बताऊं आपको, 2 स्टेट सोल्यूशन किसी को भी नहीं चाहिए। ये दुनिया बात कर रही है, भारत भी बात कर रहा है। मैं एक सच्ची बात आपको बताता हूं, 2 स्टेट यानी कि फिलिस्तीन होगा, इजराइल। आप कभी पूछना हमास से, आप कभी पूछना हिजबुल्लाह से, आप कभी ईरान से, ईरान क्यों कह रहा हूं कि ईरान इन दोनों को फंड करता है, आप कभी पूछना क्या आपको चाहिए 2 स्टेट सोल्यूशन? भाई इंडिया कह रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए, अमेरिका कह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार? वहां पे रहना है जिसको, जो लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ, उससे पूछो। नेतन्याहू क्यों बोल रहा है कि 2 स्टेट उसको नहीं पसंद है? नेतन्याहू क्यों बोल रहा है कि he does not want a 2 state solution? Why is Netanyahu saying that? Because he knows that even Hamas does not want a 2 state solution, even Hezbollah does not want a 2 state solution, even Iran does not want a 2 state solution. यार कोई नहीं चाह रहा, ये चाह रहे यहूदियों को मारना। आप समझिए, ये आपके सामने जो पूरे आलम इस्लाम को इन्होंने पैकेज करके चूरन खिलाया है, लाहौरी चूरन खिलाया है हमास वालों ने। ये क्या खिलाया कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर ये हो गया जी, इसके ऊपर ये हो गया। ये सब झूठ है, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रॉड है। ठीक है, सच्ची बात क्या है कि दीज पीपल फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरा मामला ये है कि दे डू नॉट विश टू सी इजराइल इन एग्जिस्टेंस। ये यहूदियों के खिलाफ नफरत है यार। लोगों को बात समझ में नहीं आ रही इतनी छोटी सी। ये 2 स्टेट हो जाएगा, देश हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठ है। आप 2 स्टेट करोगे फिर अटैक करेंगे। इनका एक ही इलाज है, समझ गए? अब दोस्तों पाकिस्तान की दोबारा खबर लेते हैं। पाकिस्तान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने वाला है चीन के साथ, और युआन बेस्ड है। ठीक है जी, युआन बेस्ड है, और यानी कि चाइना की जो करेंसी उसमें क्या, पाकिस्तान की करेंसी डब्बा हो रखी है, इसका टॉयलेट पेपर, तो चाइना की करेंसी ही चलेगी, पाकिस्तान को पूछता नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये करेंगे क्या? फ्री ट्रेड में पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहता हूं, चाइना आपको भेजेगा 10,000 माइक्रोवेव ओवन, आपके पास क्या है चाइना को भेजने के लिए? बोलो। आसम मुनीर। बात है, हमारा भी गड़बड़ है, चाइना अमेरिका का भी गड़बड़ है, सबके साथ चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ है। लेकिन हम फाइट बैक कर रहे हैं, जैसे हम जो अमेरिका को भेजा है। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया हम खुद बनाएंगे अपनी, धीरे धीरे बनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या बनाना शुरू कर रहे हैं? आईफोन इंडिया में बन रहा है, टेस्ला इंडिया में बनने वाला है। ठीक है ना, इंडिया की सबसे बड़ी दुनिया की मोबाइल फोन की फैक्ट्री इंडिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी, नॉट ओनली एशिया की बात, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री। हम लोग हर किस्म की गाड़ियां बना रहे हैं, मर्सिडीज यहाँ पे, BMW यहाँ पे, जैगुआर यहाँ पे, ऑडी यहाँ पे। आप नाम बताओ कौन सी गाड़ी भारत में नहीं बन रही? सारी गाड़ियां बन रही हैं। ठीक है ना, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी भी चाइना हमसे आगे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, और भोले शंकर की कृपा रही, इसको भी 10 साल में पछाड़ेंगे चाइना को, इसको पछाड़ देंगे पीछे। लेकिन मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान को अच्छा लगता है ये लंबी चौड़ी बातें करना। वी आर साइनिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तुम लोग के पास है क्या ट्रेड करने के लिए? तो बताओ, कुछ तो समझाओ कि सर मेजर साहब ऐसा है कि चाइना के पास 1000 आइटम है, लेकिन 10 आइटम हमारे पास भी है। कौन से 10 बताओ? वो भेजेगा 10,000 माइक्रोवेव, तुम क्या भेजोगे? हाफिज सईद। तुम्हारे पास है क्या ये बताओ यार? तुम्हारा जो कपड़े वाला मामला था वो तुमने निपटा दिया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स। तुम्हारे पास स्पोर्टिंग गुड्स का था, वो तुम 1-2 ना गरीब टाइप की फुटबॉल बनाते थे, जो तुमने बोला था हम फीफा को देते हैं, वो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी और के लिए। उसमें पाकिस्तानी ब्रांड नहीं चलता, उसमें पाकिस्तानी ब्रांड नहीं चलता, उसमें ब्रांड किसी और का चलता है। ठीक है, बनती हो पाकिस्तान में, कितने पैसे की बनती है यार? 1 बॉल बेच लोगे, 10 बेच लोगे, 100, 1000, लाख, कितनी बॉलें बेच लेते हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद चाइना, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सिर्फ दिखाना है लोगों को, क्योंकि भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है यूके के साथ, क्योंकि भारत उसके साथ हिम्मत है तो किसी नॉर्मल कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करके दिखाओ। पाकिस्तानी तब मैं मानूं। चाइना तो मैं जानता हूं क्यों घुमा रहा है तुम लोगों को। तुम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मारो गोली, मैं कह रहा हूं, डज नॉट मैटर, छोड़ दो, करो जिसके साथ साइन करनी है। तुम किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट तो लाओ, जितना चाइना कर रहा है कि ये कंट्री है अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, ये फैक्ट्रियां खुलेंगी। तुम अपनी ऑयल रिफाइनरीज अरब्स को बेच रहे हो और बात कर रहे हो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की? क्या व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? हैं? पाकिस्तानी यार जो ना दिखाएं वो कम है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो दोस्तों मेरे पास कई सारे
हाँ गाइस, तो बिल्कुल मेजर साहब ने आंसर बढ़ गए हैं अब जी। हाँ, क्वेश्चन आंसर जो है हमने काफ़ी मेजर साहब के लंबे हो गया, लेकिन एक वीडियो की तरफ आए तो कोई शक नहीं है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो खैर बाद की बात है, लेकिन पहले जो अपनी जो रिफाइनरी है या बची कुची जो चीज़ें हैं ना, वो अब ये है कि अपना पाकिस्तानी जो है ना वो अपना बेचना स्टार्ट कर दी। पाकिस्तानी कहाँ बेच रहे हैं भाई, ये तो वो साहब जी बेच रहे हैं जो ऊपर बड़े बड़े पेट वाले बैठे हुए हैं, जिनको मेजर साहब हमेशा लॉरी बोलते हैं, पाए खाते हैं, वही ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब देखें कि उनको और कोई चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने अपना उठाकर ये जो रिफाइनरी थी कि यहाँ पर जो चीज़ है वो अपना आकर कब्ज़ा करें, अपना सब कुछ करें और अपना यहाँ से ले जाएं, ये बस चाहते हैं ये लोग। लेकिन यार एक मुद्दा जो आज मेजर साहब ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया ना, वो था आज फ़लस्तीन का और इज़राइल का, क्योंकि अब ये मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता जा रहा है कि ना जैसे एक घुटता नहीं जाता, ये ऐसे ऐसे मामलात होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो एक जब स्टार्ट हुआ था ना, तब तो काफ़ी ज़्यादा हर तरफ एक यही बात हो रही थी, फ़लस्तीन इसराइल, लेकिन ये अब ऐसे दबदा जा रहा है कि जो हमास है ना, उसके पास वो पहले वाली जो एक ना पावर वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। मतलब जो जो उनके पास चीज़ें थी उन्होंने अपने हद तक वो फूंक दिया, लेकिन अब वो उन लोगों की तरफ देख रहे हैं कि कोई चीज़ हमें दे और हम आगे हों, लेकिन वो वाली अब चीज़ रही नहीं उनके पास, और ये चीज़ें अब कम होती जा रही है। अब ये जल्दी टूट स्टेट मुआहदे के तरफ आ गए। हाँ, कोई सीज फायर करेंगे, फिर ये जो मुआहदा कुछ ये नहीं होने करेंगे। वाला, वो एक बस अलग ही सीन है। लेकिन अगर एक पाकिस्तान की बात करें ना, तो भाई ये काफ़ी ना चीज़ें अब चेंज होने स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक यकीन करें हमारे समझ में भी नहीं लगता कि फ्री एग्रीमेंट इन्होंने कर दिया, इधर से उधर जा रही हैं चीज़ें। अब सऊदीया ये चीज़ें खरीद रहा है, अब देखो ना एक सऊदीया के पास भी भूख नहीं है इधर से चीज़ें खरीदने की, ये बस एक चुरन सा होता है, वो देते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं। अब बहुत चीज़ें पीछे जा चुकी है पाकिस्तान की, इनको अब चाहिए पैसा, और पैसा कोई बंदा कंट्री दे नहीं रहा। अब पता नहीं इन्होंने तरला मिन्नत की होगी कि यार कुछ ना कुछ तो दो, लेकिन फिर वो एक एग्रीमेंट मतलब के सीन ये करके ना रिफाइनरी का कुछ और हासिल करेंगे, लेकिन और इनको चीज़ नहीं चाहिए। अब देखो ना बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब कि एक ताजर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो तो सबसे जो उनकी बड़ी डिमांड है ना, वो उनकी डिमांड है मिडल ईस्ट में हमारी चीज़ें बिकें, वो इनके मतलब कि एक फ़ायदा देगी, एक मतलब कि कोई एक कमाई करेंगे, कुछ पैसा एक हासिल कर लेंगे, लेकिन वो कभी नहीं है, वो मतलब कि ब्रांड नहीं है इनके पास कोई। जो सबसे बड़ी बात है ना कि इनके पास कोई बड़ा ब्रांड नहीं जाकर चीज़ें बेचे, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में चलती भाई एक इंडियन ब्रांड है, और इंडियन बिजनेसमैन ताजर सब उधर मतलब के बड़े बड़े बैठे हुए हैं, और वो कभी नहीं इनको अपनी जगह देंगे। ये तो अब अपनी को चीज़ बनाए ना, मतलब जिसकी डिमांड हो वो इधर मिडिल ईस्ट में लोग चीज़ें खरीदे, फिर जाकर एक थोड़ी बहुत इनको चीज़ मिले, लेकिन वो चीज़ इनके एक नहीं यहाँ होने वाली। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब इस तरह की हम बात सुनते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट भाई कोई भी कंट्री पाकिस्तान में करेगा, तो लेकिन वहाँ पे जाके हम जो है ना वो एक मौफ हो जाते हैं कि ये है कैसे पॉसिबल, कैसे है। क्योंकि जिस तरह सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या किस साइड के ऊपर आते हैं ना, तो वही प्रोडक्शन कास्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जिस तरह देख लो कि एक बिजली है वो कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब गैस का बिल है, अभी आज का मैं बता देता हूँ, एक नॉर्मल जो घर है यहाँ पे अब एक महीने का 5,000 का बिल आ गया भाई। ये एक तो आगे आप अंदाजा लगा लें टैक्स लगा इंडस्ट्री की साइड के ऊपर जाएगी। एक नॉर्मल घर जो कि मतलब हमारा गैस का बिल तकरीबन 300-400 से प्लस कभी नहीं आया था, लेकिन ये 2-3 लगातार मंथ ऐसे हैं कि वो उन्होंने मतलब पहले 1000 तक गए, फिर 1500, फिर 2000, फिर अब एकदम उन्होंने एक छलांग लगाई है, तो सीधे सीधे जो है ना वो 5000 तक जो है ना वो चले गए। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ जाए तो वहाँ पे भी यही सीन है कि जो बिजली के घरों के बिल हैं उनमें इजाफा हो रहा है। उसकी वजह क्या है, जो क्योंकि जो एलीट हैं वो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को एक सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर लिया हुआ है, वो सोलर साइड के ऊपर निकल गए हैं। बाकी ज़ाहिर बात है इन ये जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक जो है ना वो महंगे जो तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं या बाकी जो उसके सारी चीज़ें हैं उससे बनाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी जो एक प्रोडक्शन कास्ट आनी उससे आगे जो है ना अपना निकाल के तो फिर ही लोगों को देनी है। तो इसमें फिर आ जाके तो इन्होंने ही फंसना है। तो हम जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एक
कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट इधर एक इंडस्ट्रियल या कोई भी एक है, उसने आके करना क्या है, उसको क्या यहाँ पे जो है ना वो लाभ होगा। तो फिर जाके एक चीज़ जो है ना वो यही सामने आती है कि ये एक चूरन है जो कि एक हमारी आवाम को दिया जाता है। हम जब से जो है ना वो तकरीबन आप ये लास्ट 10 साल का अगर एस्टिमेट लगाए ना, तो हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है, ये भाई वो फलाने के साथ सहन हो गए हैं, ये हो गया, वो आ गए हैं, वो ये कर रहे हैं, अभी तक उसका रिजल्ट हमें नहीं मिला। सबसे बड़ा जो चूरन था वो सी पैक था, ठीक है, किधर गया आज तो कोई उसका नाम भी नहीं ले रहा, जो कि मतलब इतना पैसा यहाँ पे लग रहा है, वो ये हो जाएगा, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, हमें तो वो भाई अभी तक नहीं। अब देखो ना, चाइना ने एक बहुत बड़ी इधर इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में, और अब वो यार ताजर हैं, बिजनेसमैन बंदे हैं, उनको अब चाहिए कि ये पैसा हमारा एक यूटर्न कैसे है। तो वो चीज़ें बलूचिस्तान में उन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब कि खुद ही उधर जो उनको मिला वो ले जाते हैं, मछलियां तक ले रहे हैं। और अभी तक आप देखो ना, जब भी एक अटैक होता है चाइनीज पर, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो आगे मतलब कि जखीर मिल रहा है ना, चाहे जो भी हो, कोयला हो, सोना हो, तांबा हो, जो भी हो, क्योंकि अभी तक उन्होंने रिसर्च नहीं की, इसी वजह से अभी तक उनको कोई चीज़ भी नहीं मिली। अब वो चाहते हैं अब फ्री एग्रीमेंट कर आगे घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। अब देखो ना, एक इसराइल और हमास पर भाई आए तो अब देखो ना, कंट्री 4 कंट्री हैं जो कि यूएनए में पार्लियामेंट एक मतलब के परमानेंट मेंबर हैं, मतलब कि हर चीज़ ये कर सकते हैं। चाइना, इसराइल, आगे मतलब के रशिया, अमेरिका। तो सबसे जो बड़ा है ना इनकी कंपनी है, मतलब कि ये असला बेचते हैं कंट्री में, ये 4 कंट्रियां जो हो गई हैं ना, और जो 4 कंट्रियां हैं ना, 4 के 4 प्राइवेट कंट्री हैं। मतलब कि अब इसराइल की एक अवाम है ना, एक नॉर्मल बंदा, उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उनको वो पैसा चाहिए, ना वो चीज़ चाहिए जो असला बिकता है। अब चाइना पर आ जाए, चाइना की भी प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने असला बेचना है। असला उन्होंने इस बना पर बेचना है कि कहीं जंग हो, मतलब कि जंग स्टार्ट हो, हमारा असला बिके। अब जो बंदे मरते हैं उससे कोई नॉर्मल, अब देखो ना, कोई कंपनी गवर्नमेंट के कागजों में नहीं कि ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, ये असला बना रही है, हम इधर दे रहे हैं उधर। अब ऐसी चीजें छिड़ेंगी और ये हवा देंगे, और कभी ये एक शांति दूत की नहीं बात करेंगे कि आप शांति बीच में लेकर आए और ऐसा चीज लेकर आए। अब जो बड़ा है ना, अब देखो ना, कुवैत में सारी इनकी मेंबर बैठे हुए हैं मास के, अभी तक उनको किसी ने नहीं टच किया। अगर कुवैत चाहता है तो उनको मतलब कि एक उन पर हर चीज कर सकता है। अब जॉर्डन की बात करें ना, तो एक 1997 की आप बात उठाकर देख ले, मुद्दा काफ़ी बड़ा है। तो 4 इसराइल मतलब के जसूस आए थे जॉर्डन में। एक मतलब कि उन्होंने एक शक्ल इख्तियार दूसरी की थी, कोई ब्राउन बालों वाला था, कोई किसी शक्ल में था, कोई किसी शक्ल में था। उनका मेन मसला था कि उन्होंने हमास का लीडर मारना था, चाहे वो जैसे भी मारते, ये उनका मिशन था। अब उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बना लिया था कि जब भी वो एक मतलब के एक फ़लस्तीन एम्बेसी के आगे आएगा ना, तो हम उसको मार देंगे। ये 1997 वाली बात है। और जब वो आया ना, तो वो रात को मैं जो मतलब कि एक बात कर रहे थे हम जहर वाली, कि कैसे ये जहर देते हैं। अब जो इसराइल के जसूस थे ना, वो एक हॉस्पिटल में भी थे, वो एक पूरे मतलब के जॉर्डन में फिरे हुए थे, और उनका जो मुद्दा था कि एक जसूस फंस जाना है ना, तो दूसरे ने आकर भाई हेल्प कर देनी है, पूरा फिल्मी सीन बनाते थे। तो ऐसा हुआ कि भाई हमास का लीडर आ गया अपनी एम्बेसी के आगे, एक भाई वो 2 मतलब के एक काले बालों वाला और एक मतलब के डैशिंग टाइप, और उनके जो एक उनके पासपोर्ट थे ना जिनमें उन्होंने एंट्री मारी थी, वो कनाडा के थे। अच्छा। मतलब के कनाडा के शहरी थे। अब बंदे आए भी, उन्होंने बोला कि भाई इस बंदे को टपकाना है। वो बंदा ना इधर 7 से उससे गुजरा हमास के लीडर से, मतलब कि ये रोड है और इधर से वो जा रहा, उसको पता भी नहीं है। उसने ऐसे किया ठच, वो जहर भाई फैलती उसके मतलब के सारे जिस्म में फैल गई, बंदा मरने लगा। अब जो हमास का स्कॉटी था ना, उसका सलमान नाम था, तो वो उसके मगर भाई दौड़ गया। इधर से टैक्सी आई, उसने बोला ये बंदे जसूस हैं इसराइल के, क्योंकि जॉर्डन में काफ़ी मतलब के पाई जाती थी हेट फैली नहीं इसराइल के। तो उस बंदे ने भाई टैक्सी घुमाई उनके पीछे। आगे उनका मिशन जो था ना, वो इसराइल की एम्बेसी में घुसना था, क्योंकि एम्बेसी के थ्रू सारा वो एक सीन होता था, जसूस एम्बेसी में घुसते थे, हर चीज़ होती थी।
तो भाई वो बंदा ना जो उसका स्कॉटी था हमास वाला, वो उनके पीछे, उसका कद भाई था 10 फुट, उसने जाकर ना मतलब कि जब इशारा बंद हुआ काफी एक इसराइल के एम्बेसी के रश पै गया था। रोड था वो मदीना रोड है, अभी भी आप रिसर्च कर लें तो उस पर भी ये सारा मामला भाई थम गया। तो उसने भाई दोनों को पकड़ लिया। अब जाते जाते उसने भाई एक को मतलब के घूसा मारा पेट में, वो बंदा नीचे, जो सबसे बड़ा था ना इसराइल का जो तकड़ा था भाई, ये दोनों मतलब कि इन्होंने आधा घंटा ये रोड पर लड़ते रहे थे। अच्छा। मतलब कि इसराइल और हमास के बंदे, तो आधा घंटा। अब जो एक बंदा था ना फलस्तीन की फौज में, मतलब कि उसने ड्यूटी की हुई थी और वो चला चला कर बोल रहा था कि इसने मतलब कि हमास के लीडर को मार दिया, इसने हमास के लीडर को मार दिया। वो भाई सारा मतलब कि अब चीजें हो गई। अब जो फलस्तीन का बंदा था ना फौजी, उसने भी देख लिया, उसने भाई जाते जात वो इसराइल के पेट में फिर मुक मारा, जो मतलब कि हमास के को मार रहा था। वो भाई खूनो खून हो गए थे। उसने मतलब के दोनों को पकड़ लिया। अब उसको पता था कि जो जॉर्डन में पुलिस स्टेशन है ना साथ साथ इसमें सारे इसराइल के जासूस हैं। तो उसने क्या तरकीब की, उसने मतलब के 3-4 स्टेशन छोड़ के ना उनको पकड़ कर ना मतलब के एक चौथे स्टेशन में जाकर ले गया। और उसने भाई बात आगे तक फैल गई, मतलब कि इसराइल में भी फैल गई कि आप जो जासूस फैल रहे हैं। अब जो उधर चीज हुई थी ना, जो इसराइल के थे जासूस है, उनके भाई जो स्लीपर थे ना, उनको पता चल गया कि बंदे हमारे भी जो पकड़े गए हैं। अब हमें जो भी करना है ना, वो बंदे अब मीडिया बन कर आए, मतलब कि एक रिपोर्टिंग करने। अच्छा। जो फौजी था उसको पता था फलस्तीन के को जो ये मतलब के चीजें करते हैं। उसने बोला अब बंदा को इधर ना हो। जासूस बोल रहे थे हमें टॉयलेट जाने दो, उसने बोला इसको टॉयलेट भी ना जाने दो, ये जहर खा लेगा। अच्छा। इनके पास इतना मतलब के पावर होती है। अब ना तो उसने टॉयलेट जाने दिया, ना उसने मीडिया को आगे बुलाने दिया। दो मीडिया के बंदे थे ना, वो इसराइल के थे। उन्होंने आकर मतलब के जो भी चीजें करने थी उन्होंने बात, उसने किसी से बात नहीं करने दी। अब भी चीजें फैल गई हर तरफ, मतलब कि हर चीज होगी इसराइल में। अब शाह फैसल के पास चला गया मुद्दा, जो मतलब कि जॉर्डन का एक उस टाइम का सदर था या वो था शाह। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जब आपको मुद्दे पर ले जाऊंगा। तो उसने बोला भाई ये क्या हो गया, ये तो सारे फैले हुए हैं। अब भाई नेतन्याहू के पास मामला चला गया। उसने बोला कि जासूस जो है ना, जो मतलब के मारने गए थे वो भी पकड़े गए हैं, और जो दूसरे थे वो सारे पकड़े गए हैं। अब जो जिसको हमास का बड़ा लीडर था ना, वो तो था हॉस्पिटल में, उसने 24 घंटे में उसकी जान जानी थी, वो जहर से। अच्छा। मामला भाई सारा पकड़ गया। उन्होंने बोला कि यार इधर मतलब के 35 लाख से एक फलस्तीन रहते हैं। अगर उनको पता चल गया कि जॉर्डन इसराइल के साथ मिला हुआ है, क्योंकि उनके फ्री एग्रीमेंट हो रहे थे, उन्होंने मतलब के काम करना था, तो लोगों ने सड़क पर आ जाना है, हमारी भाई गवर्नमेंट इन्होंने बढ़ जाना है हर तरीके से, तो आप कुछ करें। नेतन्याहू ने बोला यार ऐसी चीजें क्या। अब जब शाह फैसल के सामने चीजें हो रही थी, उसने फोन किया हॉस्पिटल में, हाँ भाई क्या हुआ, जहर तुमने दे दिया। अब शाह फैसल बोलता है नेतन्याहू को कि भाई इसका एंटीडोट निकालें, कि बंदे जो हमास का ना वो ना बचे तो हमारा कुछ भी नहीं होना। अच्छा। भाई ये चीजें छिड़ गई। अब जो बंदा है ना, उसने बोला यार, नेतन्याहू ने सामने बैठा हुआ है, उसने बोला यार ऐसी तो नहीं चीजें चलनी। उसने बोला अगर हमास का लीडर नहीं मतलब के एक बचा तो हमारा भाई कुछ नहीं रहना इधर जॉर्डन में, चाहे जो भी हो जाए। अब उसने नेतन्याहू ने बोला कि ठीक है, आप हमारे जो जासूस है ना उनको छोड़े, हम उनका एक मतलब के जो है ना हमास का लीडर, हम उसको बचाते हैं। अब उन्होंने इसराइल फोन घुमाया कि भाई जो एक एंटीड्यूट है ना आप इसका निकालें, जहर का, उस बंदे को बचाना है। अब इन्होंने वो एंटीड्यूट इनको दिया। हॉस्पिटल में फोन आया, शाह फैसल ऐसे देखता यार पूरा इसराइल हमारे जॉर्डन में बैठा हुआ है, इन्होंने किया तो किया क्या हमारे साथ। अब भाई वो इन्होंने एंटीडोट दिया, उसके बदले में जो यासीन लीडर था ना जिसके दोनों बाजू कटे हुए थे, वो इसराइल की जेल में था। इसराइल ने 90 फलस्तीनी और यासीन को छोड़ा था, उसके बदले में 8 जासूसों, जिसका मास्टरमाइंड ये था। और जब एक मतलब के मुंह धुई बातें इनकी हुई, इन्होंने बोला कि यार आपने तो हमारे मुल्क का बेड़ी कर दिया, हॉस्पिटल में जासूस, एक पुलिस स्टेशन में जासूस। तो वो गुस्सा हो गया, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं चले, 200 और फलस्तीन छोड़ो। नेतन्याहू ने भाई उधर 200 फलस्तीन और छोड़ा, तब जाकर इनकी जान छूटी। अब जो इनकी मतलब के मेन मुद्दा हुआ था ना जॉर्डन के इनको निकालने का,
इन्होंने फ़लस्तीन को नहीं निकाला था, फ़लस्तीन के जो लोग थे उनको नहीं निकाला था, इन्होंने पूरी कबीना निकाली थी हमास की। अभी तक भी आप देख लें जॉर्डन में ना इसराइल एम्बेसी है ना एक हमास की एम्बेसी है, क्योंकि उसके बाद 2 साल बाद मतलब कि हर चीज ही चेंज हो गई थी। इन्होंने बोला कि कोई इधर मतलब कि हमास ना रहे, कोई इधर इसराइल ना रहे, हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जॉर्डन वाली बात है। नहीं, जॉर्डन वाले फलस्तीन की वैसी नहीं थी। हाँ, अब नहीं है अब ना मतलब फलस्तीन किया उन्होंने, सारे ही फलस्तीन की कबीना को भी बाहर फेंका और इसराइल की भी जाकर बाहर फेंका। मतलब ये इशू है जिसकी वजह से इन्होंने निकाला था। अब जो बातें होती और है तब कि ये उन्होंने एक धोखा दिया एक्सेप्ट था। नहीं करते। हाँ, ये धोखा धोखे वाली बात है। और ये मामला है 1997 वाला, नेतन्याहू ने जाकर मतलब जो कि हर मेजर चीज़- साहब कह रहे थे कि जो दरमियान में मसला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, नहीं जॉर्डन वाला था। जॉर्डन वाले कि उन्होंने इनको इन नहीं होने दिया है, इसलिए अभी भी मतलब कि बैठे हुए हैं। अब फलस्तीन आप देख लें, सीरिया में इतने फैले हुए हैं, मतलब कि जॉर्डन में इतने फैले हुए हैं, लेकिन कोई मतलब कि एक एक्सेप्ट नहीं इनको कर रहा, खास करके मिडल ईस्ट वाले बकरे। बाकी भाई आज का रिव्यू सुहेल भाई ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया इस नहीं, बात आप को हम चीज बताइए। नहीं बड़ी ठीक है कमाल भाई, की हमारे लिए एक नॉलेजेबल चीज थी। बाकी इसलिए मिलते हम हैं। कहते हैं इंटरनेशनल न्यूज भाई, इससे पूछा करें। हाँ, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।